गुड इवनिंग बच्चों, एक और वीडियो के साथ आपकी माइक्रोबायोलॉजी को और अच्छा करने के लिए और आने वाले RAMC एग्जाम के लिए जो हमारा एक सिलेबस है, जनरल साइंस का सिलेबस है जो 75 मार्क्स का आता है, उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी की दूसरी स्लाइड लेकर हम आज हैं और इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी पता है आपको, मैंने पहले बताया हुआ है कि हम उस जगत या हम कह सकते हैं उस संसार के बारे में पढ़ रहे हैं जो विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। हमें सीधे अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं दिखती, हम माइक्रोस्कोप में ही सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, असाइन, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब का जो ना जो इनका संसार है वो जो ना माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, और उस पर जो ना चीज़ों को समझना, उसको उसके बारे में उनकी क्या क्या कहाँ जो है उसकी यूजफुलनेस है, कहाँ पर वो हमारे लिए एक जो ना बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, उसी पर ये एक वीडियो है माइक्रोबायोलॉजी का। तो हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारी वो शुरुआत है वो यहीं से होगी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, आज जो ना हम उसका हार्मफुल जो चैप्टर है, जो उसके साइड है, हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेनिफिशियल को हम कल उससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स व्हिच कॉजेज डिसीज इन द ह्यूमंस और इन द एनिमल्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम पैथोजेंस कह सकते हैं। कब कहा जाएगा उनको? जब ये कभी भी हमारे अंदर या फिर और एनिमल्स के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनकी डिसीज कॉजिंग बन जाते हैं, तब उनको बोला जाता है पैथोजेंस। सबसे पहला जो माइक्रोबियल डिसीज है, अब हम बात करते हैं कि जब ये डिसीज कॉज कर ना, जब दूसरों में फैला देते हैं, तो वो दो तरह की डिसीज हो सकती हैं। एक ऐसी डिसीज हो सकती है जो एक इंसान से, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को बड़ी आसानी से विद द एजेंट्स ऑफ एयर, वाटर एंड फूड क्या हो जाती है, वो कम्युनिकेट हो जाती है। ऐसी डिसीजेस को कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं द माइक्रोबियल डिसीजेस व्हिच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस को जिसे हिंदी में संचारी रोग कहते हैं। आपको जुकाम हुआ है, खांसी, कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर आपके पास कोई एक बच्चा और बैठा हुआ है, तो जब आप छींकेंगे या फिर जो ना अपने जो टाइनी ड्रॉपलेट्स आप छोड़ेंगे उस एयर में, उसको उसने भी इनहेल कर लिया, तो फिर उसको भी ये जुकाम हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज में कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल है ना, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पता है आपको, लंग रिलेटेड एक डिसीज है। इसमें क्या है ना, 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा अगर खांसी रहती है तो आपको अपना बलगम टेस्ट कराना चाहिए, बलगम की जांच ऐसे करके आपने कहीं हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ देखा होगा। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ये डिसीज जो ना धीरे धीरे करके हमारे अंदर घर बना लेती है। एड्स, मलेरिया, इनके जो पेशेंट होते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे वाले पर्सन को आराम है ना, उसको बड़ी आसानी से अपने है ना ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फैला देते हैं। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब आपका एक और कैटेगरी आती है इसमें, अगर हम ये बात करें कि कैसे कुछ एनिमल्स भी इससे जो ना बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म सिर्फ उनके लिए नहीं है, माइक्रोऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ जो ना ह्यूमंस में ही बीमारी नहीं करते, ये एनिमल्स में भी करते हैं। तो पहला हम इसके बारे में बात करते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सुना होगा, इस डिसीज के लिए वो बहुत ज़्यादा कई बार जो ना बोलते हुए उनको जो ना मैंने सुना है, वो बताना चाहते हैं कि भाई ये जो पशुधन है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा एक रोजगार का जरिया है। अगर मान लीजिए जो लोग पशुओं को पालते हैं और उससे फिर जो ना मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर उनका जो पशु जानवर है, चाहे वो गाय, भैंस, जिसे भी वो अपना, तो अगर वो मर जाए या फिर जो ना वो बीमार हो जाता है, तो उनका क्या, उनकी सीधे उनकी इकोनॉमी पर, उनकी आय पर फर्क पड़ता है। तो वो इसके लिए कई बार मैंने उनको सुनाया, उनके फुट एंड माउथ डिसीज के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक कैंपेन चलाया था कि इसको रोका जाना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। तो ये भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली, एनिमल्स में होने वाली एक डिसीज है, फुट एंड माउथ डिसीज, FMT। नेक्स्ट, FMT की जगह FMD कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, FMD, फुट एंड माउथ डिसीज। एंथ्रेक्स, एस्परजिलोसिस, ये सारे जो ना डिसीजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी वायरल है, कौन सी फंगल डिसीज है और कौन सी बैक्टीरियल है, लेकिन है ये सारी एनिमल्स में। एनिमल्स की डिसीजेस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फुट एंड माउथ डिसीज, ये एक वायरल डिसीज है जिस वायरस के कारण होती है, और इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर्स ऑन द फुट एंड माउथ।
एनिमल्स के अंदर ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। ब्लिस्टर का मतलब ये है उनके हाथ पैरों में क्या ना, मुंह पर और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो छाले फिर धीरे धीरे घाव बन जाते हैं और एनिमल को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और फाइनली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक वायरल डिसीज है फुट एंड माउथ डिसीज। नेक्स्ट एंथ्रेक्स, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। द एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था, इसके बैक्टीरियम को खोजा था, जिस के बारे में बताया था रॉबर्ट कोच इन 1876। तो ये नाम भी कभी पूछा जाता है कि रॉबर्ट कोच का किस डिसीज से मतलब रिलेशन है, किससे उसका संबंध है। 1876 में उन्होंने बैसिलस बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरियम बोल सकते हैं इसको बैक्टीरिया ना बोले, इसको बैक्टीरियम बोले, क्योंकि ये सिंगल बैक्टीरिया जो ना ये कॉज इन्होंने खोजा था। तो इसे रॉबर्ट कोच का नाम आ गया 1876, याद रखिएगा आप। ये जो ना ये ईयर भी पूछी जा सकती है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, जो एक और डिसीज बची हुई है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जैसे इसका नाम है ना, ये एक फंगस है एस्परजिलस, उससे होती है। ये बेसिकली पोल्ट्री और बर्ड्स के, पोल्ट्री आप जानते हैं हिंदी में से कुक्कुट पालन कहते हैं, मुर्गी पालन कह सकते हैं आप। तो पोल्ट्रीज में, बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स को भी जो ना एग्स के प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, उनको जो ना ग्रो की उनको पाला जाता है, बाद में वो लोग उसी से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। तो उनमें कहीं ये डिसीज ना, ये कौन सी डिसीज है हमें जानना चाहिए। एस्परजिलोसिस एक फंगस के द्वारा होने वाली डिसीज है, पोल्ट्री और बर्ड्स में होती है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं इस पैथोजेंस की। हमने पहले बताया था ना पैथोजेंस क्या है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जब जो ना वो जो डिसीज कॉजिंग बन जाते हैं तब उनको पैथोजेंस कहा जाता है, वो माइक्रोब्स कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हम प्लांट्स में आ जाते हैं। हमारे देश की जो हमारी जो इकोनॉमी है, हमें पता है हमें अपने गेहूँ बहुत चाहिए, रोटी अगर हमें हमारे देश को खानी है तो गेहूँ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड उत्पादन उसका होना चाहिए बेटा, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए गेहूँ होने में ही उसमें कोई डिसीज लग जाती है तो वो फिर एक ऐसी समस्या होगी कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा और हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत भुखमरी जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो इस डिसीज को रोकने के लिए वीट के लिए रस्ट ऑफ द वीट एक बहुत कॉमन डिसीज है, वो एक फंगल डिसीज है जो किसमें होती है, गेहूं में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस्ट ऑफ वीट एक फंगल है। इसका मोड क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। होता क्या है कि जब ये डिसीज जो ना रस्ट ऑफ वीट हो रही होती है तो इसमें जो वीट की उसकी गेहूं की जो बाली है वो काली पड़ जाती है और अपने आप ही उसके अंदर जो ना वो स्पोर्स फूटने लगते हैं और वो एयर में फैल जाते हैं। और एयर में फैलने के बाद वो दूसरे वाले वीट को पूरी फसल के अंदर जो ना क्या वो फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है, फंगल जो ना जो एजेंट है, और रस्ट ऑफ वीट डिसीज को कर देता है और हमारी फसल बेकार हो जाती है। ऐसा रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उन पर छिड़की जाती हैं। तो आपको तो ये पता लगाना है कि कौन सा पैथोजन प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करता है। दूसरी बात करते हैं सिट्रस कैंकर की। जैसे इसका नाम है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से सिट्रस कैंकर भी एक बीमारी है जो ज़्यादातर जो ना जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन, लाइम, ऑरेंज, इनके बगीचे होते हैं। फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर आपने सुना होगा, फ्रूट्स को बड़े लेवल पर जो ना प्रोड्यूस करना एक इकोनॉमी का तरीका है, उसका एक तरीका है जिससे हम अपनी खुद की आय बनाते हैं। हम लोग मार्केट्स में फ्रूट्स इतने बिकते हैं। तो इस लेवल पर सिट्रस कैंकर को रोकने के लिए एक बैक्टीरियल डिसीज है जो लेमन में, ऑरेंज में, इनमें होती है। आपको पता होना चाहिए है ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा येलो वेन मोजेक, YVM इसको ना कह सकते हैं, येलो वेन मोजेक। ये एक डिसीज एक बीमारी है जो भिंडी में होती है, ओकरा जिसे कहते हैं, ओकरा। भिंडी में भी इसको है ना बीमारी को रोकना बहुत जरूरी है। भिंडी एक सब्जी है, वेजिटेबल है, जिससे लोग अपना उनको बेच के मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो अगर उसमें डिसीज होगी तो उनके लिए परेशानी होगी बेटा। हम बात करते हैं, अब अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं आपके, कभी कभी ये होता है कि हमारे अंदर जो ना फूड पॉइजनिंग का भी एक समस्या रहती है हमारे अंदर, कि हमने कोई खाना खाया। जैसे आप NCERT में एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर में एक क्वेश्चन पूछते हुए देखा था कि भाई क्या हमारा खाना भी एक जहर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर जिस खाने को पहले ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया है, खाना खराब कर दिया है, तो उसको अगर हम खा लेंगे तो वो अंदर जाके हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा। और उन टॉक्सिक का हमारे अंदर निकलना बहुत जरूरी है। अगर टॉक्सिक्स नहीं निकले तो आप समझ सकते हैं कि वो हमें डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, हेडेक, है ना, स्टोमक पेन और इवन अप टू द डेथ, उस तक भी आपको ले जा सकता है फूड पॉइजनिंग। कई बार आपने सुना होगा कि भाई फूड पॉइजनिंग होने से, विषाक्त खाना खाने से इतने लोग जो ना बीमार हो गए, कुछ उसमें उनकी मौत भी हो गई। तो वो फूड पॉइजनिंग को हमें पढ़ना है आज। फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया से होती है? साल्मोनेला, साल्मोनेला इसका नाम है बैक्टीरिया का। दूसरा वाला नाम है क्लास्ट्रीडियम
बोट्यूलिनम, ये एक नाम है बेटा क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये दो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फूड पॉइजनिंग के लिए। मैंने इसके ब्रैकेट में भी लिखा है कि दे व्हेन फूड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब खाने के द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जब प्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसी खाने से तो हमको ग्रोथ मिलती है, उसी खाने से हमारा पेट भरता है, एनर्जी मिलती है, लेकिन वही खाना हमको बीमार भी कर सकता है अब अगर जो ना वो खाना पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया है। तो क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का ही सारा रोल है, तो उसी को पढ़ते हुए नीचे जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको फिर बहुत टाइम लगता है दोबारा रिकवर करने में, तो पहले से ही जो ना आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम अपनी हेल्थ के बारे में भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड का बैक्टीरिया, किसी ने पूछा था कि सर टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए जिससे टाइफाइड होती है, तो वो साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में कि उस बैक्टीरिया के बारे में बताइए जो टाइफाइड को फैलाता है। टाइफाइड बुखार आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी से है ना, बहुत दिनों तक चलता है। आगे हम बात करते हैं अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग यहाँ तक जो ना ये पैथोजेंस के बारे में ये स्लाइड थी बेटा यहाँ तक। अब इससे आगे की जो स्लाइड है ना, वो थोड़ी सी मैंने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है इसको। इसका रिमेनिंग पार्ट जो ना मैं अगली वाली स्लाइड में भी दे दूंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसको शुरू कर देता हूँ। ये फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट है। फूड को प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ उसके अंदर रोकनी है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स नहीं रोके तो वो उसको खराब कर देंगे, टॉक्सिक बना देंगे, और हमारे जितने फूड आइटम्स हैं वो सारे हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम तक जो ना जो इनका जो यूज है वो हम नहीं कर सकते। तो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी 8th के लेवल पे ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सन ड्राइंग हो गया, बहुत सारे नाम इसमें दिए हुए हैं, जैसे मैंने सन ड्राइंग, हीटिंग बाय द बॉइलिंग और कूलिंग, डीप फ्राइडिंग, और ना एयर कैंस में जो ना टाइट एयर कैंस में भी उनको रखा जाता है, वो वाला तरीका भी पूछा जाता है। सॉल्टिंग, सुगरिंग से मतलब शुगर के द्वारा भी उसको किया जाता है। कॉमन सॉल्ट से भी जो ना बहुत चीज़ों को हम प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। बहुत कॉमन 3 प्रिजर्वेटिव भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। तो पहले तो आप डेफिनेशन समझिए कि द प्रोसेस इन विच द फूड इज गिवन अ सुटेबल फिजिकल और एनी केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। खाने को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, उसको ड्राई फॉर्म में रखकर हम बहुत लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। तो 3 मेन जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका कि हम आगे जो ना अभी और डिस्कस करेंगे, उनका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड। ये तीनों प्रिजर्वेटिव्स बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव है, जिनका यूज जो ना किसी भी फूड को बहुत समय तक ट्रीटमेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो अब ये स्लाइड ऑलमोस्ट बेटा कंप्लीट हो रही है। थैंक यू वेरी मच। इसका सेकंड पार्ट मत डन।